हेलो गाइस, लर्निंग भाई आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे थे। हमने अपने चैप्टर 13 के 3 लेक्चर्स देख लिए थे। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो देश भर में ये प्रोग्राम चलाता है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो इसके ऑपरेटिंग स्टेशन कहाँ कहाँ हैं? 344 सिटीज़ और टाउन्स में है, 28 स्टेट्स में है, 6 यूनियन टेरिटरीज में है ना। और उसमें कितने हैं टोटल? 804 ऑपरेटिंग स्टेशन हैं। सो बेसिकली इनका काम क्या है? इनका काम है ट्रेंड और स्टेटस डिफाइन करना कि एम्बियंट एयर क्वालिटी क्या होनी चाहिए देश में, है ना। मतलब कितने तक पॉल्यूशन अगर है देश में किसी सिटीज़ में, तो वो पॉल्यूशन ठीक है। अगर उसके बियॉन्ड लेवल क्रॉस हो रही है तो वो पॉल्यूशन की लेवल में आता है। फिर अलग अलग कैटेगरी होती हैं उसमें भी पॉल्यूशन की, है ना। तो ये ट्रेंड कौन दे रहा है या फिर ये स्टैंडर्ड्स कौन बना रहा है? ये इसी प्रोग्राम के अंडर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाता है ना। फिर जो हमारे नेशनल एयर एम्बियंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनका जो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, है ना। मतलब स्टैंडर्ड के अंदर लिमिट आ रही है कि नहीं आ रही है, कहाँ पे किन सिटीज़ में लिमिट क्रॉस कर चुकी है, वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वो सारी जो कंप्लायंस है वो भी ये देखता है। फिर जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो भी ये देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। और इनका काम ये भी है कि ऐसी नेचुरल प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना जो एटमॉस्फेयर को क्लीन करती हैं, है ना। फिर हमारे इस प्रोग्राम के अंदर 4 एयर पॉल्यूटेंट हैं: सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और फाइन पर्टिकुलेट मैटर। तो इनकी जो मॉनिटरिंग है हर जगह अक्रॉस लोकेशन हमेशा होती रहेगी। मतलब ये चारों ऐसे पॉल्यूटेंट हैं, ये जो क्लास है पोल्यूटेंट की, इनकी मॉनिटरिंग लगातार कंटिन्यूसली करनी है पूरे अक्रॉस इंडिया। इसके बाद एक्स्ट्रा पॉल्यूटेंट भी होते हैं, तो वो सिटी वाइज जहाँ जिसके चैलेंजेस ज़्यादा हैं उसके हिसाब से कंडीशंस दी जाती हैं। बट दीज फोर हैज़ टू बी मॉनिटर्ड अक्रॉस इंडिया। फिर पॉल्यूटेंट के साथ साथ विंड स्पीड क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, इसको भी इंटीग्रेट किया गया है ताकि एयर क्वालिटी को डिसाइड किया जा सके। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NNAAQS। तो इसको डेवलप किसने किया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ये पूरे देश में हमारे लगते हैं, है ना। और CPCB को पावर कहाँ से मिलती है ये वाली स्टैंडर्ड डिसाइड करने की? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं, सबकी लिमिट लिखी हुई है कितनी होनी चाहिए आइडियली, है ना। अब इसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उनको आप रीडिंग कर सकते हैं, बाकी हर चीज़ को तो याद नहीं किया जा सकता है। तो मेजर मेजर एक देख सकते हैं, आइडिया रख सकते हैं कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी जैसे और पॉल्यूटेंट है ना। इसमें इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड में पॉल्यूटेंट मेंशन्ड है ना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मेंशन्ड है, लेड की क्वांटिटी मेंशन्ड है, बेंजीन, बेंजोपायरीन। तो ये सारे इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। इस फिगर से कोई क्वेश्चन आए वो अनलाइकली है, क्योंकि इतना फैक्चुअल नहीं जाता यूपीएससी, है ना। तो ये ज़रूर आप याद कर लें लिस्ट में कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं जिनका स्टैंडर्ड हमने दे रखा है। फिर जैसे हमारी ये नेशनल टारगेट्स तो हैं उसी उसी की तरह WHO भी एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिलीज़ करता है ना। तो 2021 में इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ की थी, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके द्वारा कितना दिया गया है। अब इसमें भी याद रखने वाली क्या बात है कि किस में ये स्टैंडर्ड दे रहे हैं। PM2.5 में दे रहे हैं, PM10 में दे रहे हैं, ओजोन में दे रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में दे रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में दे रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड में, है ना। उसमें हम देख रहे थे बेंजीन भी है, लेड भी है, तो वो सब यहाँ नहीं है जो नेशनल लेवल पे इंडिया में था। लेकिन इनकी जो गाइडलाइन है वर्ल्ड लेवल पे जो आती है, इसकी गाइडलाइन के हिसाब से जो हमारा इंडिया है वो और मोस्ट ऑफ द ईयर एक पॉल्यूटेड जोन में ही कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू हमारी, और है ना। इसीलिए अगर कोई वर्ल्ड की रैंकिंग आएगी तो उसमें इंडिया को बुरे नंबर ही मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इनकी गाइडलाइन के हिसाब से इंडिया वुड बी अ पॉल्यूटेड जोन। हालांकि इसकी गाइडलाइन बाइंडिंग नहीं होती है, बट वही मोरली हो सकती है चैलेंजिंग। क्योंकि जब वर्ल्ड लेवल पे कोई भी रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को बेस बना के उस केस में इंडिया की इमेज को हर्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद है हमारा सफर सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एयर पॉल्यूटेंट। तो सफर का फुल फॉर्म क्या है? द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, है ना। तो ये एक नेशनल इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो सफ़र प्लेटफॉर्म है, इससे किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो बड़ी सिटीज़ है हमारी, दिल्ली, मुंबई,
इनकी एयर क्वालिटी नापी जाएगी, है ना। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन कितनी है, सोलर रेडिएशन। तो इनकी कंटिन्यूस और मल्टीपल रीडिंग के बाद इन लोग पॉल्यूशन की डिग्री बताते हैं कि कितना पॉल्यूशन है कितना नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सफ़र AQI स्केल और वर्ल्ड AQI स्केल। तो हमारे यहाँ देख सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सिवियर में जाता है। वर्ल्ड में जो चलता है सेटिस्फैक्ट्री, अनहेल्दी, अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी और सिवियर, है ना। ये डिफरेंस है, बाकी रेंज ऑलमोस्ट इसकी वर्ल्ड वाले की ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू हमारी, है ना। हमारा देख सकते हैं आप 400 से 500 सिवियर कहलाता है, और यहाँ पे 300 के ऊपर ही है तो वो सिवियर कहलाएगा। तो इसीलिए जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, और उसी की वजह से इंडिया जो है पॉल्यूटेड कहलाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हालांकि वर्ल्ड के स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मली लगाए भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देश में चैलेंजेस अलग हैं, हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग है, बहुत सारे डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, तो थोड़ी हमारा पोल्यूशन लेवल हाई ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू एनी डेवलप्ड कंट्री। तो सफ़र सिस्टम को बनाया किसने है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे ने, है ना। फिर इसको ऑपरेशनलाइज्ड किसने किया? इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, IMD जिसे हम बोलते हैं। सो बेसिकली जो LED डिस्प्ले आपने देखा होगा जिसमें लाइव दिखाता रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स 24 घंटे इंटू 7, ये यही सफ़र का मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड रहता है ना। इसको कलर भी कोड कर देते हैं, जैसे अगर एयर क्वालिटी अच्छी है तो ग्रीन LED में क्लिक के आएगा इन्फॉर्मेशन, है ना। ख़राब हो रही है तो ऑरेंज में आएगा, फिर उसके बाद रेड में आ जाएगा। तो ताकि लोगों में अवेयरनेस पड़े कि चलो जिसको नंबर नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी रेंज होती है, अगर वो रेड देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऑरेंज है तो मतलब ख़राब हो रहा है, ग्रीन है तो मतलब एयर पोल्यूशन अच्छा है। तो उस लिहाज से भी कलर कोडिंग इनकी की जाती है। फिर पॉल्यूटेंट कौन कौन से मॉनिटर होते हैं सफर सिस्टम के अंदर? PM2.5 है, PM10 है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर बेंजीन है ना, फिर टॉलिन है, जाइलिन है, मरकरी है। तो ये आपको याद रखना है कि सफर सिस्टम में कौन कौन से ये सारे पॉल्यूटेंट हैं। अब देखिए कुछ तो पॉल्यूटेंट बहुत कॉमन होते हैं जो सब में होते हैं, PM2.5 हो गया, PM10 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये ऑलमोस्ट सब में है। डिफरेंस यहाँ पे आएगा, है ना, कि यहाँ पे क्या है, दूसरे मॉनिटरिंग सिस्टम में कौन से हैं। इस तरीके से आपको डिफरेंस वाले याद रखने हैं। फिर इसके बाद है हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, अप्रैल 2015 में। तो इसमें कितनी कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं? 6 कैटेगरी हैं, है ना। गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सिवियर। इसमें पॉल्यूटेंट कौन कौन से कंसिडर किए जाते हैं? PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। फिर UPSC 2016 का ये क्वेश्चन है, इन द सिटीज ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखिए यही है, इंडेक्स पूछ लिया और कौन कौन सी गैस मॉनिटर करते हैं और वो पूछता है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहीं नहीं पढ़ा, अभी देखे होंगे आपने एग्जाम्पल्स में। कार्बन मोनोऑक्साइड, यस ये पढ़ा था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यस बहुत कॉमन है। सल्फर डाइऑक्साइड, यस। और मीथेन, तो क्या मीथेन एयर क्वालिटी इंडेक्स में है? तो मीथेन भी नहीं है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आंसर होगा? 2, 3 एंड 4 ओनली। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ऑफन बन जाते हैं, और ये तो उस टाइम पे करंट अफेयर से भी रिलेटेड था इसलिए और आया था, है ना। तो यूजुअली यही पूछते हैं कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट हैं, और बहुत रेयर हुआ तो उसकी लिमिट भी पूछ लेंगे, है ना। और फिर कैटेगरीज भी पूछ सकते हैं कि कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे यहाँ पे 6 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिर UPSC 2020 का क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, है ना, जो अभी हमने देखा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द 24 आवर मीन PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एंड एनुअल PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये लिमिट अगर आपने देखी है तो याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, है ना। फिर इन अ ईयर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनक्लेमेंट वेदर। फिर PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। फिर एक्सेसिव ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। तो ये ओजोन वाला तो ट्रू है, आपने ये पढ़ा होगा। बाकी ये जो PM10 वाला है ये गलत है, क्योंकि PM2.5 यूजुअली ऐसा करता है ना।
तो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 4 ओनली। हालांकि जो इस टाइप के क्वेश्चन है अगर आपने पढ़े हैं तो ठीक है, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। एलिमिनेट कर पाएँ किसी की हेल्प से तो वो चीज़ अलग हो जाती है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं होता इन क्वेश्चन को करने का। सो इसके बाद हम बेसिकली देख रहे हैं कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन एनसीआर, जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली के अराउंड का, और दिल्ली खुद, है ना, वहाँ पे जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, न्यूज़ में भी बहुत ऑफन आता है, वहाँ पे कौन कौन से मेजर्स चल रहे हैं टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो हमारी एक इन्वायरमेंटल बॉडी है जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड बॉडी है ना। तो इसको नोटिफाई किसने किया था, 1998 में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। तो शुरू में जब ये बनी थी तो उस समय इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो दिल्ली में बसेस चलती हैं या फिर जो ऑटो फ्लीट चलती है उसको हम पेट्रोल और डीजल से हटा के सीएनजी में कम्प्लीटली कर देंगे। तो ये लोग ये करने में सक्सेसफुल रहे थे, है ना। दिल्ली में आजकल मोस्टली जितनी गाड़ियाँ चलती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो सीएनजी ही है। उसके बाद अब इसका मैंडेट क्या है कि जो एयर पोल्यूशन है एनसीआर रीजन में उसको कंट्रोल करना है। और उसके लिए कौन सा प्लान चलता है एनसीआर रीजन में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान्स, जीआरएपी हम इसको बोलते हैं, आप लोग न्यूज़ में भी सुनेंगे जीआरएपी। तो जीआरएपी बेसिकली काम कैसे करता है, इसमें कई कई लेवल्स होते हैं, है ना, ऐसे एक्शंस के लेवल बनाए गए हैं कि अगर यहाँ तक पॉल्यूशन बढ़ गया तो इतनी चीज़ को बंद कर देंगे। यहाँ पे कुछ लिस्ट लिखी होगी, है ना, कि डीजल इंजन को बंद कर देंगे, जो जनरेटर्स हैं उनको बंद करवा देंगे। फिर अगर और पॉल्यूशन बढ़ा तो और स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ बंद करने होने लगेंगी। तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाता है उसी तरीके से ये जो एक्शंस हैं, रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से हमारा, वो और बढ़ता जाता है ना। और लेवल बढ़ेगा, फिर और इवन शुरू कर देंगे, व्हीकल को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ताकि कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि किस तरीके से काम करता है, राइट। पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लेवल्स हैव बीन डिफाइंड। तो इसकी एक बार रीडिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए और हो सके तो याद भी रख सकते हैं। तो देखिए सबसे कम लेवल कौन सा है, ये पुअर वाला, कि अगर PM2.5 के लेवल 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो गया या फिर PM2.5 का 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो गया, उस केस में क्या होगा, पहला एक्शन लग जाएगा। उसमें क्या होगा, स्ट्रिक्टली एनफोर्स अ बैन ऑन फायर क्रैकर। जो फायर क्रैकर है वो उसमें स्ट्रिक्ट बैन लगवाएंगे सबसे पहले। फिर जो हमारी रोड्स है वहाँ पे पानी का छिड़काव किया जाएगा और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग होगी। मैकेनाइज्ड स्वीपिंग क्या होती है, डस्ट को उड़ने से पहले ही वैक्यूम करके अंदर गाड़ियाँ ले लेती हैं। फिर हैवी फाइंस फॉर गार्बेज बर्निंग एनफोर्सिंग पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन इन ब्रिक क्लिंक और इंडस्ट्रीज। तो गार्बेज बर्निंग में हैवी फाइन लगाए जाएंगे। जो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड है ब्रिक लिंक में उसको एनफोर्स किया जाएगा और इंडस्ट्रीज में, है ना। तो पहला एक्शन ये है। फिर और लेवल बढ़ा तब तो डीजल जनरेटर को बंद कर देंगे अब। और जो अपार्टमेंट ओनर है उनको भी बोलेंगे कि आप विंटर में फायर नहीं जलाइए, है ना। फिर और अगर पॉल्यूशन बढ़ा तो जो ब्रिक लिंक है, भट्टियाँ हैं ईंट बनाने वाली, उनको बंद करवा देंगे। हॉट मिक्स प्लांट्स को बंद करवा देंगे, स्टोन क्रशर को बंद करवा देंगे, है ना। ये जो पावर जनरेशन भी हो रहा है उसको नेचुरल गैस पे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे उस केस में। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ रोड और स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर चलता ही रहेगा। फिर और अगर बढ़ गया और इवन स्कीम इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टॉप किया जाएगा, एंट्री ऑफ ट्रक्स को रोका जाएगा एक्सेप्ट एसेंशियल कमोडिटीज़। देख सकते हैं आप पूरा जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है उसी तरीके से और स्ट्रिक्ट होता जाता है ना पॉल्यूशन। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज, तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है स्ट्रिक्ट लॉज भी बढ़ते जाते हैं, इसीलिए उसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान्स बोलते हैं। फिर अदर मेजर्स भी देख सकते हैं और GRAP ने हेल्प कैसे किया वो भी देख सकते हैं आप, है ना। तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार, रीडिंग कुछ एक्सप्लेन करने लायक यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। फिर जो हमारा NCR रीजन है, यहाँ पे एक वन ऑफ द मेजर रीजन क्या होता है पोल्यूशन का, स्टबल बर्निंग, है ना। तो जब किसान बरसात के सीज़न में पैडी लगाते हैं, है ना, इसको हार्वेस्ट करने के बाद स्ट्रॉ बच जाते हैं फसलों खेतों में। तो किसान इनको एलिमिनेट करने के लिए आग लगा देते हैं। उस केस में क्या होता है, धुआं पूरा वहाँ से पंजाब हरियाणा के रीजन से उड़ के दिल्ली में आके सेटल होने लगता है। क्योंकि उस समय अगर ये इंडिया का मैप देखें हम, ऐसे अगर मैप देखें, है ना, तो यहाँ अगर हम दिल्ली मानते हैं, यहाँ पंजाब मानते हैं, तो उस केस में जो जो अक्टूबर का टाइम होता है, नवंबर का टाइम होता है, उस केस में रिट्रीविंग मानसून वाली विंड पैटर्न चलती रहती है देश में, है ना, ये ऐसे वापस जाती है।
तो उस केस में क्या होता है, जितना भी पॉल्यूशन यहाँ बनता है ये सारा उठ के यहाँ पे आता है, और दिल्ली में अगर यहाँ पे विंड स्लो हुई तो पूरा ये दिल्ली के आसपास इकट्ठा हो जाता है। तो स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए पहला एक पूसा डिकम्पोजर बनाया गया था। इसको किसने बनाया है पूसा डिकम्पोजर को? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का आई कार है जो, इन्होंने पूसा डिकम्पोजर को इन्वेंट किया था। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि इस डिकम्पोजर को पानी में मिला के आप पूरे खेत में फ्लड कर दीजिए, तो पूरा ये 20 दिन में ही डिकम्पोज कर देगा पूरा स्ट्रॉ को, है ना। तो ये भी एक इनिशिएटिव थी। फिर सुपर एसएमएस है और हैप्पी सीडर्स हैं। तो हैप्पी सीडर्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, बड़े नीचे से इसको काट लेंगे और स्प्रेड कर देंगे इवनली खेतों में, है ना। और हैप्पी सीडर जो होते हैं हमारे डायरेक्टली जो वीट होता है उसको सो करने में हेल्प करते हैं विदाउट क्लियरिंग द स्टबल। तो अगर स्टबल बर्निंग पे कोई क्वेश्चन आया है मेंस में कभी, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको जरूर देने हैं ना, पॉइंट करके दे सकते हैं। पहला पूसा डिकम्पोजर हो गया, सेकंड सुपर एसएमएस हैप्पी सीडर हो गया, फिर ये बेलर मशीन भी हो गई, तो है ना, इस पॉइंट्स को सारे आपको देना है। बेलर मशीन बेसिकली क्या होती है, ये जितना भी भूसा निकलता है इनको एक बेल्स में कन्वर्ट कर देती है। बेल्स मतलब ऐसे रोल में, और कहीं कहीं पे स्क्वायर के भी बेल बनाती है मशीन। ये देख सकते हैं आप मशीन यहाँ पे, ये पीछे ऐड कर दी जाती है ट्रैक्टर के। अब ये नीचे से ऐसे उठाती जाएगी जितना कचरा है ना, फिर लास्ट में जब ये बड़ा सा रोल बन जाएगा इस तरीके का तो गिरा देगी पीछे से अपने। तो इससे क्या कर सकते हैं, ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा खेत से, है ना, खेत से उठा के इतने बड़े बड़े इसमें बेल्स में बन जाएगा, और इसको उठा के किसान कहीं बाद के लिए रख सकते हैं, गाय को खिलाने को या बेचने को, किसी भी रीज़न से। फिर इसी ऑर्डर में एक क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम भी लाई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। इसमें बेसिकली 50% की असिस्टेंट दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट फार्मर्स को, टू परचेज क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी। अब ये कौन कौन सी मशीनरी आती है इसमें, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ कॉपर, क्रॉप रीपर्स बेलर्स, है ना। तो ये सारी जो है मशीनरी, इन पे आपको 50% फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही है कि हम आधा कॉस्ट उठा लेते हैं लेकिन किसानों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये खरीदें, और जो बर्निंग है समहाउ वो रिड्यूस की जा सके, स्टबल बर्निंग। के बाद एनसीआर रीजन में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए स्मोक टावर्स भी लाए गए थे। सो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था गवर्नमेंट को, जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी वहाँ उस समय, कि आप स्मोक टावर्स लगाइए दिल्ली में अलग अलग जगहों पे। ये काम कैसे करता है, ये लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है कि बहुत सारी हवा अपने से अंदर सक करेगा, और यहाँ पे इसके फिल्टर लगे होंगे, तो पॉल्यूटेंट यहीं पे कैप्चर हो जाएंगे कार्बन नैनो फाइबर के फिल्टर्स पे, और फिर यहाँ से जो हवा निकलेगी वो क्लीन एयर निकलेगी और इसको बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से काम करता था। फिर ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका बिल्टअप एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, या फिर उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में, उनको एंटी स्मॉग गन रखना ज़रूरी मैंडेटरी कर दिया है ना। ये एंटी की स्मॉग गन है, आप देख सकते हैं। ये पानी बहुत सारा ये लोग छोड़ते हैं ऐसे करके, तो उससे क्या होता है, नीचे प्रेसिपिटेट होने लगता है जो पॉल्यूटेंट है पानी के साथ मिलके। फिर एमिशन ट्रेडिंग स्कीम बाई गुजरात। तो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी एमिशन ट्रेडिंग स्कीम फॉर ट्रेडिंग इन पर्टिकुलेट मैटर एमिशंस। तो ट्रेडिंग स्कीम का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के लिए नॉर्म सेट कर देती है कि आप इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं कर सकते, है ना। मतलब एक इंडस्ट्री ए है एक इंडस्ट्री बी है, सपोज करिए 100 यूनिट बोला गया था पॉल्यूशन आपको कंट्रोल करना है या फिर इससे ज़्यादा नहीं करना है ना। अब होता क्या है कि मान लीजिए जो इंडस्ट्री बी थी उसने 80 यूनिट में अपना काम पूरा कर लिया, उसने 20 यूनिट बचा लिया पॉल्यूशन कोटा से अपने। लेकिन ये जो ए इंडस्ट्री थी इसका 100 यूनिट में भी नहीं हो पाया कुछ, इसका अभी भी काम बचा है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, इसका 20 यूनिट का सर्टिफिकेट ले लेगा, जो सेविंग का सर्टिफिकेट था 20 यूनिट का, इससे खरीद लेगा पैसे देके, है ना। इसके पास कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। इसका तो काम हो ही चुका है और रुपी इसको बी को मिल जाएगा। तो इस केस में क्या, दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, है ना। तो टेम्पररी वे में इसका भी काम हो गया इसका भी काम हो गया, और ओवरऑल इन्वायरमेंट में 200 यूनिट ही पॉल्यूशन फैला जितना गवर्नमेंट ने टारगेट किया था। तो एक इस तरीके से काम चलती है ट्रेडिंग स्कीम्स इतनी होती हैं। और भी अलग अलग वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो कार्बन क्रेडिट्स में काम करता है, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है वो भी। फिर यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, इसमें भी क्रेडिट्स मिलते हैं आपको बचाने पे, है ना। फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का भी है ट्रेडिंग इन एनर्जी यूनिट्स, तो ये भी है। तो इसका जैसे मैंने बताया कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को रिड्यूस करने के लिए ये बनाया गया है। अदरवाइज अगर ये 100 कोटा रीच करती है तो उसके ऊपर पैसा बहुत पेनाल्टी के ऊपर लगता है ना, तो उससे बच सकती है इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे कैसे काम करता है वही लिखा है जो मैंने अभी समझाया।
सूरत को ही क्यों चूज़ किया गया था इस स्कीम के लिए, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा था और वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो वो लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि हम कितना बचा रहे हैं, कितना एमिट कर रहे हैं, और वहाँ पे ये स्कीम वाइबल भी हो सकती है। अदरवाइज़ अगर ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे कितना आपने रिलीज़ किया, कितना सेव किया अपनी लिमिट से, है ना। और कौन कौन से मेजर्स हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला जैसे नाम से आपको पता चलेगा ये एलपीजी सिलेंडर के लिए था, एलपीजी सिलेंडर। सो आप देख सकते हैं अप्रैल 2015 तक इंडिया में 56.2% लोग ही एलपीजी सिलेंडर को यूज़ करते थे। का कारण क्या था कि मेजोरिटी ऑफ जो हमारे लोग हैं गाँव में रहते हैं, वहाँ पे लकड़ी मिल जाती है, काऊ डंग मिल गया और भी ऐसे रिसोर्सेज मिल गए, तो वो लोग उसको ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। वुड हो गई है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, है ना, पॉल्यूशन होता है, फिर जो पेड़ वेड़ काटे जाते हैं, एनवायरमेंट लॉस भी होता है, तो बहुत सारे लॉस हैं उसके लिए। तो इसीलिए इस सबको एलिमिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये उज्ज्वला स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम। तो ये एलपीजी कनेक्शंस देती है टू वोमेन फ्रॉम बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, है ना। तो जो लेडीज़ हैं बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स की, उनको एलपीजी कनेक्शंस मिले थे इसके अंदर। और उसी का रिजल्ट देख सकते हैं आप कि अब इंडिया में 89% ऑफ हाउस होल्ड यूज़ एलपीजी, है ना। तो एलपीजी की जो बर्निंग होती है, फ्यूल या खाना बनता है, बहुत सेफ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ बर्न हो जाती है इसमें, ब्लू फ्लेम में कंप्लीट कंबशन हो जाता है, तो इसीलिए पॉल्यूशन नहीं निकलता, फार बेटर सोर्स है ये। फिर ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में। तो आपको पता होगा दिवाली में इंडिया में बहुत ज़्यादा हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, राइट। तो उसी पटाखे से पॉल्यूशन भी काफ़ी होता है, एक दिन ही होगा भले, लेकिन काफ़ी पॉल्यूशन होता है उससे। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया था कि अब दिवाली में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि जो फायर वर्क्स थे हमारे, वो किससे बनते थे, बेरियम नाइट्रेट, एंटीमोनी और भी जो अलग अलग मेटल्स थे, तो इनसे बनाए जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम नाइट्रेट को बैन कर दिया, क्योंकि ये एक बड़ा की पॉल्यूटेंट है। फिर 90% जो हमारे इंडिया के क्रैकर्स हैं वो कहाँ बनते हैं, शिवाकाशी तमिलनाडु में, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर जो हमारा नीरी है, नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस ये सीएसआईआर का पार्ट है। इसको बोला गया था कि आप हेल्प करिए ग्रीन क्रैकर्स बनाने में। फिर इन लोगों ने सब्स्टिट्यूट ढूंढा बेरियम नाइट्रेट का विद पोटेशियम नाइट्रेट एंड जियोलाइट। तो अब जो हमारे ग्रीन क्रैकर्स हैं ये 30% लेस एमिशंस करते हैं और इसके नॉइस पॉल्यूशन भी कम है ट्रेडिशनल क्रैकर्स के कंपैरिजन में। फिर सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लॉन्च की है, जैसे देख लेते हैं। तो आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड मेनली कहाँ से निकलता है इंडिया में, कोल पावर स्टेशन से, है ना। वहाँ पे कोल जब जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है। तो उसको कैप्चर करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स लगाने को बोला गया था सबको, जितने भी हमारे पावर स्टेशन है ना। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जो गैस निकलती है या बाई प्रोडक्ट है, उससे ये सल्फर डाइऑक्साइड, HCl या फिर अदर जो गैसेस होती हैं, इनको ये एलिमिनेट कर लेते हैं या अलग कर लेते हैं, तो ये इन्वायरमेंट में ऐड नहीं हो पाती। प्रोसेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको नाम के तौर पे याद रख सकते हैं कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम भी यूज़ किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल करने में। इसके बाद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो है हमारी, हमने CFCs को देखा था, है ना। उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए गए थे उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला हमारा रिलेटेड है वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। तो जो हमारा वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर है, इसको एग्रीड कब किया गया था, 1985 में। एंड इट इस्टेब्लिश्ड ग्लोबल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ओजोन डिप्लीशन। फिर इसी वियना कन्वेंशन के अंडर 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, है ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बेसिकली डिसाइड किया गया था जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं या केमिकल हैं उनको हम फेज आउट करेंगे, है ना। प्रोडक्शन और कंजप्शन, इवन स्टोरेज को भी बोला गया था इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं वियना कन्वेंशन एंड इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आर द फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटीज टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन विथ 197 पार्टीज। तो यूनिवर्सल रेटिफिकेशन का मतलब है कि इन कंट्रीज ने साइन तो किया ही, साथ साथ में अपने यहाँ लॉ भी बना लिया जाके, है ना। तो ये एक लौती ऐसी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल है। तो इसी की वजह से हमने देखा था कि अब धीमे धीमे जो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की। और इसी का एस्टिमेशन है कि जो 1980s के लेवल थे जब हमको ये पता चला था, है ना, वो वापस कब हमको मिल जाएंगे, 2050 तक या 2070 के बीच में वापस हम उसी ओजोन के लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर क्योटो एडजस्टमेंट किस में था, तो क्योटो एडजस्टमेंट वाज मेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 13th मीटिंग ऑफ पार्टीज।
इसका एम क्या था? टू अवॉइड 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ फ्यूचर वार्मिंग। तो ये एडजस्टमेंट किसी प्रोटोकॉल पे होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है कि एटलीस्ट ये किससे रिलेटेड है ना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज ने क्या एक्शन लिया, एक बार रीडिंग कर सकते हैं। फिर फ्लोरोकेमिकल्स की हिस्ट्री आप देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे बनना शुरू हुए, और यहाँ पे लास्ट तक किगाली एग्रीमेंट तक उसका क्या इंपॉर्टेंट ईयर रहे और क्या इवेंट्स रहे वहाँ पे, यहाँ पे सारे मेंशन है, राइट। एक बार रीडिंग कर लीजिएगा इसकी। तो क्वेश्चन यूपीएससी 2015 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ इशू ऑफ कंट्रोलिंग एंड फेजिंग आउट द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो अभी हमने देखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है, राइट। अब आप जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको दिख जाए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आप इसका आपका होमवर्क क्या हो जाता है कि आपको जाके देखना है ब्रेटन वुड्स किसके बारे में है, क्योटो प्रोटोकॉल किसके बारे में है, नागोया प्रोटोकॉल किसके बारे में है। तो साथ साथ में चार आपके प्रोटोकॉल तैयार भी हो गए, और बहुत ऑफन इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। वेरी ऑफन ऐसे प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछता रहता है। फिर किगाली अगर अमेंडमेंट अभी हमने देखी लास्ट में हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर, है ना। तो 2016 में हुई है सबसे लेटेस्ट। तो इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू फेज आउट द यूज ऑफ पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस कॉल्ड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो आपको पता होगा सी एफ सी से हम चेंज होके एच एफ सी से में गए थे, लेकिन ये ओजोन को तो नहीं डिप्लीट करती थी, लेकिन ये एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है ना। तो ये अलग चैलेंजेस बढ़ा रही थी, इसीलिए अब इसको भी एलिमिनेट करने की बात होने लगी है। तो एच एफ सीज को अभी ए सी में बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा किगाली अमेंडमेंट है, ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टीज विथ नॉन कंप्लायंस मेजर्स। इफेक्ट में कब आया था? ये 1 जनवरी 2019 में। द पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ एच एफ सीज बाई 80-85% फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव बेस लाइन टिल 2045। फिर जो हमारे ए सी है वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को बढ़ाते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली जो सिटीज़ हैं उसका सिग्निफिकेंट टेम्परेचर हाई होना एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग रूरल एरियाज। अब ऐसा होता क्या है, क्योंकि सिटीज़ का जो कंस्ट्रक्शन है, रोड्स का, बिल्डिंग्स का, ये सब किससे हो रहा है? कंक्रीट और बिटुमेन या फिर हीट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस से। तो कंक्रीट बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी उससे गर्मी निकलने भी लगती है ना, एज़ कम्पेयर टू जो हमारी नेचुरल चीज़ है, पेड़ हैं, गांव के खेत हैं, या फिर वुडन हाउस है, या फिर मडी हाउस है। उसके साथ साथ एसी जैसे एग्जॉस्ट हो गया एसी का, वो भी हीट कर रहा है सिटीज़ को, है ना। तो इसलिए अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यहाँ पे सिटीज़ में आपको देखने को मिलता है। फिर एच एफ सीज के बारे में भी हमने देखा कि ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस हैं विथ हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इंडिया ने भी इसको एग्री कर लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ कंजप्शन अभी ज़्यादा है ही नहीं एच एफ सीज का, हम 3% बस एच एफ सीज कंज्यूम करते हैं। वहीं पे जो चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं वो 37%, 25% तक कंज्यूम करती हैं। तो इंडिया हैज़ टू रिड्यूस इस एच एफ सी बाई 80% बाई द ईयर 2047। और चाइना और यूएस के लिए भी अलग अलग टारगेट है, जैसे चाइना के लिए 2045 है और यूएस के लिए 2034 है। ये अलग अलग टारगेट क्यों दिए गए हैं कंट्रीज़ को? क्योंकि कुछ डेवलप्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी, उनको जल्दी करना पड़ेगा ये। और जो डेवलपिंग है उनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, कि आप अपनी कंट्री की ग्रोथ भी देखिए और फिर उसके बाद कोशिश करिए धीमे धीमे पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में। फिर एच एफ सी का अल्टरनेटिव क्या होगा? तो ये है एच एफ ओ, हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन, है ना। तो हाइड्रोफ्लोरो ओलोफिन में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन एटम्स, और इसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं अब हम इसमें एच एफ ओ में आ गए हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो है ये ओजोन डिप्लीटिंग, और ग्लोबल वार्मिंग में वेरी लो है ना। फिर इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज रूल आए थे, है ना। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये रूल लाए गए थे। टॉक्ड अबाउट रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज एंड प्रोडक्ट कंटेनिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। फिर 1 जनवरी 2003 के बियॉन्ड सी एफ सीज का मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिट कर दिया गया था, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेज या फिर कोई एसेंशियल पर्पस के लिए। सिमिलरली हेलेंस के केस में भी प्रोहिबिट कर दिया गया था 1 जनवरी 2001 से, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल यूज़, है ना।
फिर मीटर डोज इनहेलर के लिए भी जो और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथाइल क्लोरोफॉर्म CFCs, इनको भी 1 जनवरी 2010 के बाद से इंडिया में बैन कर दिया गया था। मिथाइल ब्रोमाइड को 2015 तक अलाउ किया गया था। अब ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि धीमे धीमे ये सारे हम फेस करते जा रहे हैं, बट एक्सेप्शंस दे रहे हैं कहीं कहीं पे। एसेंशियल यूज़ है, मेडिकल यूज़ है, जैसे HCFCs हैं हमारी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इंडिया में मेनली यही रिप्लेस करी थी CFCs को, है ना। इनको अलाउ कब तक किया गया है? 1 जनवरी 2040 तक। तो आप ये देख सकते हैं। फिर HCFC में भी जो एक ये स्पेसिफिक HCFC थी 141B, है ना, ये कहाँ यूज़ होती थी? फोम मैन्युफैक्चरिंग में, टू प्रोड्यूस रिजिड पॉली यूरेथीन फोम्स, है ना। इसको भी 1 जनवरी 2020 से बैन कर दिया गया है अंडर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज एक्ट 2019, है ना। फिर क्लोजर ऑफ हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, एक सब्सिडी थी जो हमारी हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की, इसको भी बंद कर दिया है। ये बनाती क्या थी? क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन। क्योंकि ऑलमोस्ट सारा बैन ही हो गया था, तो ये इसको चालू रखना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया या बंद कर दिया गया। चैप्टर 13 में यही रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।